नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगरा में हुए ट्रिपल हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाश गंभीर रूप से जख्मी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। दरअसल आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में पति पत्नी और बेटे की हत्या हुई थी। रामवीर, उनकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके बाद शवों को जलाया भी गया था ताकि कोई सुराग न रहे। हत्या से पहले तीनों के हाथ पैर बांधे गए थे। पुलिस इस 13 हत्याकांड की गुत्थी को महज 24 घंटे में ही सुलझा लेती है। पुलिस के मुताबिक मृतक रामवीर के परिवार वालों ने सुभाष नाम के एक शख्स से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। रामवीर उधार लिए 3 लाख रुपए वापस नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा सुभाष रात में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर में घुसता है और 3 लाख रुपए के लिए तीनों की हत्या कर देता है। घर में रखे हुए करीब 80,000 रुपए और कुछ जेवरात भी ले लेता है। पुलिस ने इस खुलासे के लिए कई टीमें लगा रखी थीं। पुलिस को सुभाष और उसके साथियों की खबर मिली तो पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें सुभाष और उसके साथी वकील को गोली लग गई है। तीसरा साथी मौके का फायदा उठाकर, अब ये समझिए कि अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। एक सिपाही को भी गोली लगी है। मुठभेड़ की जगह से एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो 3 लोगों की हत्या की जाती है 3 लाख रुपए के लिए। घर में आते हैं और फिर उन्हें बांधते हैं। 80,000 रुपए कैश, ज्वेलरीज भी ले लेते हैं और मर्डर भी कर देते हैं। ब्रुटैलिटी के साथ, बर्बरता से हत्या कर देते हैं। एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। और आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, महज 24 घंटे में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया जाता है। ये पूरा मर्डर, इसे कैसे अंजाम दिया गया और ये जो एनकाउंटर आज हुआ है इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए जीनत, ये आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 3 लोगों की जो बेरहमी से हत्या की गई थी और उसका खुलासा सिर्फ 24 घंटे के अंदर कर दिया गया है। कल रात को ये तिहरा हत्याकांड हुआ था और आज रात को 2 बदमाश एनकाउंटर के बाद पकड़ लिए जाते हैं। देखिए, 3 लोगों की हत्या के लिए पूरे घर में 3 लोग घुसे और उन तीनों ने मिलकर उस वारदात को अंजाम दिया। बुरी तरह से उनको मारा गया, बहुत ब्रूटली उनका मर्डर किया और शव को जलाने का प्रयास भी किया गया था। देखिए, अभी 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं एनकाउंटर के बाद, पुलिस उनसे आज पूछताछ करेगी। बहुत डिटेल पूछताछ होगी क्योंकि बड़ा मामला था, एक बहुत बड़ा कांड था कल आगरा में और उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी और तमाम आगरा पुलिस पर सवाल भी उठने लगे थे। क्राइम को लेकर भी पुलिस सवालों के घेरे में थी। अब देखिए, शाम तक इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर हत्या उन्होंने कैसे की। लेकिन पुलिस फिलहाल ये थोड़ी तकनीकी खराबी हो गई, बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने का पुलिस ने दावा किया है। महज 24 घंटे में 3 लाख रुपए उधार लिए थे। किसी वजह से ये परिवार नहीं चुका पा रहा था। जिन लोगों से पैसे लिए, फिलहाल यही खुलासा हुआ है कि वो लोग घर पर आते हैं और फिर पहले उन्हें बांधते हैं। देखिए, पति पत्नी और उनका एक बच्चा भी होता है। उन्हें बांधते हैं और फिर उन पर बुरी तरह से हमला करते हैं, मार डालते हैं। घर से 80,000 रुपये और ज्वेलरीज भी लेके चले जाते हैं और फिर न सिर्फ मारते हैं बल्कि ये भी कहा गया कि जो शव होते हैं उन्हें जला देते हैं। और उसके बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है और जैसे ही पता चलता है कि इसमें एक सुभाष नाम का व्यक्ति शामिल है, पुलिस जो है एक टीम बनाती है और फिर इन तक पहुंचती है। इस खबर की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, आज देश भर में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जेईई मेंस परीक्षा आयोजित हो रही है। कोरोना काल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खास इंतजाम किए हैं। इस बार कई नियम बदले गए हैं। एग्जाम हॉल से लेकर परीक्षा की टाइमिंग तक तमाम बदलावों में से उम्मीदवारों को ये गाइडलाइन जानना बहुत जरूरी है।
सबसे जरूरी बात यह है कि इस साल उम्मीदवार की परीक्षाओं कक्ष में प्रवेश के लिए टाइम स्लॉट दिए गए हैं, इसलिए अगर आप इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड में दिए गए टाइम स्लॉट को जरूर ध्यान दें। अपने टाइम स्लॉट से रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना जरूरी है। यहां आपको तमाम जांचों से गुजरना होगा, इसलिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देखिए 9 से 12 का जो फर्स्ट पारी का हम जिक्र करते हैं उस लिहाज से 8:04 हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा स्मार्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पेंडेमिक पीरियड में कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपना ख्याल ज़्यादा रखना होगा। प्रशांत और उमेश हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 सेंटर हैं प्रशांत और उमेश, किस तरह की तैयारियां प्रशांत हम वहां पर देख रहे हैं? जब हम लखनऊ की तस्वीरें देखें फिर हम मेरठ का भी जिक्र करेंगे, प्रॉपर वेस्टर्न यूपी का। जी बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ के 9 परीक्षा केंद्रों में जेईई मेंस की परीक्षा को आयोजित कराना है। लगभग 4500 छात्र इसमें बैठेंगे। 9 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये राजधानी लखनऊ का नवा परीक्षा केंद्र है, लखनऊ डिजिटल सोल्यूशन। यहाँ पर परीक्षार्थियों को आने से पहले पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन लैब यहाँ पर बनाई गई है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है, जो एडमिट कार्ड के 4 पन्नों में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क वगैरह की भी व्यवस्था को छात्र रखें। अपनी साथ लाई हुई वाटर बॉटल को ले जाना अलाउ है, लेकिन परीक्षा केंद्र में तय समय से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिनके ऊपर थोड़े से भी सिम्टम दिखाई देंगे उनके ऊपर विशेष नजर रहेगी, जिसके मद्देनजर यहां पर आइसोलेशन लैब को बनाया गया है। वहीं पर सुबह से ही अगर बात करें, पुलिस के द्वारा यहां पर पुलिस बराबर यहां पर चौकसी रखी हुई है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा यहां पर पूरी तरीके से गश्त की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम मजिस्ट्रेटों को भी यहां पर तैनात किया जाएगा। मजिस्ट्रेटों के द्वारा जब इस सेंटर को यहां पर खोला जाएगा उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा का यह आयोजन कराया जाएगा। विशेष रूप से अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में छात्रों को जो भी सिम्टम दिखते हैं उसके लिए यहां पर विशेष एक डॉक्टर की टीम भी तैनात रहेगी हर केंद्र पर। जिलाधिकारी द्वारा उसके लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों में 2-2 ऑब्जर्वर्स को लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन 9 परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो डीएम और मजिस्ट्रेट की जांच यहां पर बराबर चलती रहेगी। परीक्षा केंद्र में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। विपक्ष ने परीक्षा को लेकर के कल भी प्रदर्शन किया था और जिस तरीके का प्रदर्शन होता आया इसको लेकर प्रशासन ने काफी चौक चौबंद बंदोबस्त किए। प्रदर्शन के साथ साथ राजनीति भी रही, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर यहाँ पर फिलहाल तो नहीं देखा गया, क्योंकि एग्जाम है और आज तो अब तो हम 8:07 हो चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा तब्दीली का गुंजाइश नहीं बचती है। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, किस तरह की तैयारियां हैं जो स्टूडेंट्स हमें अभी देख रहे होंगे, उन्हें हम किस तरह से और अवेयर करें? क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड तो स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, तकरीबन 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने। उसके बाद वो और क्या ध्यान रखें और किस तरह के इंतजाम वहां पर हुए हैं? पेंडेमिक पीरियड है, इस लिहाज से ही थोड़ी दिक्कतें हैं। जी हाँ, देखिए जीनत जी, जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा आज है। मेरठ में भी 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस वक्त मेरठ के आईआईएमटी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हुआ हूं। यहां पर फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सबसे पहले यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहां आईआईएमटी कॉलेज के बाहर फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किस तरह से किए गए हैं आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जा रहे हैं अंदर। जितने भी परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं उन सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उन सभी के सैनिटाइज किया जा रहा है। और जितने भी कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं ये बाकायदा फेस शील्ड लगाकर खड़े हुए हैं, मास्क लगाकर खड़े हुए हैं और फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ यहाँ परीक्षाएं संपन्न करवाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। 9 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब ये अभ्यर्थी जा रहे हैं तो इस सर्किल के अंदर से ही जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद ही अंदर जा पाएंगे। आप देखिए मास्क लगाए हुए हैं और जितने भी छात्र छात्रा यहां पर पहुंच रहे हैं सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अंदर दाखिल हो रहे हैं और सिर्फ हाथ में पानी की बोतल ही नजर आ रही है। अब ये बिटिया आ रही है, एग्जाम देने के लिए जा रही है, अपने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और साथ ही साथ जो चीजें अनिवार्य हैं वही लेकर के जा रही हैं। अब देखिए इनकी चेकिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, इसके बाद ही इनको कॉलेज के अंदर प्रवेश किया जा रहा है
और एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ये जा पा रहे हैं। तो यकीनन फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जितने भी छात्र छात्रा अंदर जा रहे हैं उन सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर पेरेंट्स इन अरेंजमेंट्स को लेकर क्या कहते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह के अरेंजमेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में किए गए हैं, आप इत्मीनान रख रहे हैं कि परीक्षाएं सही हो रही हैं? अरेंजमेंट ठीक हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी किया हुआ है, अपने अपने मास्क भी दे रहे हैं ये, और सोशल डिस्टेंसिंग भी इन्होंने मेंटेन की हुई है। तो कुल मिला के अरेंजमेंट हमें तो ठीक लगा। जो तमाम राजनीति की जा रही थी अलग अलग राज्यों में, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर कवायद की जा रही है, जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं, उनका अक्षरशः पालन यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दूसरी बात, राजनीति की जहाँ तक बात है, 99% जो बच्चे हैं उन्होंने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। हाँ। तो वो तो बच्चे चाह रहे हैं। हाँ। फिर कौन नहीं चाह रहा? हाँ। बच्चे तो 99% चाह ही रहे हैं ना एग्जाम। 99% चाह ही रहे हैं कि एग्जाम हो। आप यहाँ के अरेंजमेंट देख करके क्या कहेंगे? अरेंजमेंट काफ़ी परफेक्ट है और स्टाफ भी काफ़ी अलर्ट है अरेंजमेंट को लेकर, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है। अच्छा है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अरेंजमेंट ठीक है? बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है इनका, बहुत ही मैनेजमेंट अच्छा है इनका, और बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी भी था। जो बच्चे 2 ईयर से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो भैया भविष्य दांव पे लगा हुआ था, ठीक है ना, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम होना जरूरी था। ये सरकार ने जो वादा किया था कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ परीक्षाएं होंगी, शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया था वो वादे से पूरे हो रहे हैं? पूरे सब वादा पूरे हो रहे हैं। आपको सुरक्षा को लेकर के, विद्या को लेकर के या बेटे को लेकर कोई खतरा तो नहीं लग रहा? खतरा नहीं है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फुल प्रूफ अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से छात्र छात्राएं अंदर जा रहे हैं और पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं कि उनके बेटे या बेटी अंदर गए हैं तो पूरी इंतजाम के साथ अंदर उनको दाखिल किया जा रहा है और फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है। IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जितने भी कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं सबने अपने हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग वाला जो इक्विपमेंट है वो लिया हुआ है। हम कुछ छात्राओं से ही बात करते हैं। बेटा, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस एग्जामिनेशन? सर क्या? आर यू फुलफिल्ड दैट जो भी चीजें हैं वो फुलफिल की जा रही, संतुष्ट हैं? यस सर। क्या लेकर के आए, जरा दिखाइए। सैनिटाइजर एंड हैंड ग्लव्स विद मास्क। हैंड ग्लव, सैनिटाइजर और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी जरा दिखाइए कि किस तरह से बिटिया ये एडमिट कार्ड लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई है। ये दोनों छात्राएं अंदर जा रही हैं, एग्जाम देने के लिए पहुंच रही हैं। आप संतुष्ट हैं बेटा जिस तरह से एग्जाम के लिए कवायद की जा रही है, जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए? यस सर। जो लोग भी आने वाले हैं, जो भी बच्चे आने वाले हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ ही आइए, मास्क लगा करके आइए, सैनिटाइजर लेकर के आइए? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो आने वाले हैं? कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, मास्क पूरी सिक्योरिटी के साथ आइए, अपने मास्क लेकर, ग्लव्स लेकर सब कुछ आइए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरी सिक्योरिटी के साथ हो रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है, सब कुछ है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, नॉर्मल है। एवरीथिंग इज फाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर ये बच्चे जा रहे हैं और संतुष्ट हैं इंतजामात से कि जिस तरह से इंतजामों की बात कही जा रही है और सरकार जिस तरह से कह रही थी लगातार कि कोई इंतजामों में कमी नहीं छोड़ी जाएगी, वो इंतजामात यहाँ पर दिख रहे हैं। कम से कम IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइजर अपना साथ लेकर के आ रहे हैं, पानी की बोतल भी साथ लेकर के आ रहे हैं और जो लोग भी अंदर यहाँ पर छात्र छात्रा दाखिल हो रहे हैं उन सबकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। आप एक कवायद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हर एक बच्चे की जांच की जा रही है और स्कैनिंग के बाद ही उनको अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। बच्चे बेहद उत्साहित हैं। हालांकि पेरेंट्स भी, जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि पेरेंट्स का ये कहना है कि बिल्कुल जो है वो संतुष्ट है जिस तरह की। उमेश, पेरेंट्स जो हैं फिलहाल तो इस पूरे अरेंजमेंट से सेटिस्फाई नजर आए हैं। प्रशांत भी हमारे साथ में है। प्रशांत, वहां पर की भी तस्वीरें आप हमें दिखाइएगा, वहां की भी, और क्या पेरेंट्स वहां पर भी हैं? मुमकिन हो तो बात कीजिए। स्टूडेंट्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं हम ज़ाया कराएंगे क्योंकि उन्हें भी अंदर एंट्री लेनी होती है और टाइम से पहुँचे, प्रेशर ना हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा और हमें डिटेल में बताइएगा। जीनत, बिल्कुल मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी इस सेंटर पर अभी तक छात्रों का आना यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की गश्त आ गई है, आइसोलेशन लैब यहाँ पे बना दी गई है, बार बार यहाँ पर पुलिस के द्वारा गश्त लगाई जा रही है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा आने के बाद में जब इस परीक्षा केंद्र को दोबारा खोला जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी की जाएगी।
बड़े हद तक यहाँ पर बातचीत जो की जा रही थी, जिस तरीके से परीक्षा थी उसमें एडमिट कार्ड को लेकर के थी। स्टूडेंट्स को ये सीधे सीधे बताया गया है कि आपको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स के साथ में यहाँ पर आना है, वाटर बॉटल लेकर। साथ ही साथ जो 4 पेज का एडमिट कार्ड दिया गया उसमें पूरी डिटेल्ड में उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर उनको पालन करना है। आइसोलेशन लैब बनाई गई है कि अगर छात्र को थोड़ा भी, परीक्षार्थी को थोड़ा सा भी कोई संदेह होता है उसके लिए पूरी तरीके से एक अलग कक्ष बनाया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसको वहाँ बिठाया जाएगा, वो परीक्षा अपनी वहाँ पर दे पाएगा। विशेष रूप से परीक्षार्थियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कतों का यहाँ सामना ना करना पड़े। ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना अभी शुरू करेंगे। 9 बजे से परीक्षा है। ये छोटा सेंटर होने के कारण यहाँ पर कम छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लोग आएंगे उनकी पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग के साथ में सारी तैयारियां की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों के जो लोग हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर, और जो उसके बाद में मजिस्ट्रेट वगैरह उनके आने के बाद में जब इस केंद्र को खोला जाएगा उसके बाद ही आगे की जीनत पूरी तैयारी की जाएगी। जीनत, एग्जामिनर्स आ गए हैं, स्टूडेंट्स का वेट करें। सेंटर थोड़ा छोटा है तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट आए, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा। हमारी तरफ से, पूरे नेटवर्क की तरफ से हम तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा विशेष देते हैं कि वो क्लियर करें प्रॉपर एंट्रेंस। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। प्रणबदा की बात करेंगे। आज उनका अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे होगा और लोधी रोड शमशान घाट जो है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए जो है रखा जाएगा, ताकि तमाम जो लोग हैं, खासतौर से जो VIP हैं, वो उन्हें एक बार ज़रूर देख पाएँ, आखिरी बार उनके दर्शन कर पाएँ। प्रणब मुखर्जी क्योंकि बीमार चल रहे थे और कल उन्होंने आखिरी सांस ली, कोरोना संक्रमित भी थे वो, और एक अलग ही किरदार जिसने हर दौर की राजनीति देखी, दशकों तक जिसने राजनीति को बहुत करीब से न सिर्फ बदलते देखा बल्कि वो उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो आज दोपहर 2 बजे लोधी रोड जो शमशान घाट है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया था। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली में मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रणब मुखर्जी को यहां 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब मुखर्जी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती थी। दा का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। प्रणब दा के पिता कांग्रेस के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में प्रणब मुखर्जी को उप मंत्री बनाया गया। 1984 में प्रणब मुखर्जी को पहली बार देश का वित्त मंत्री बनाया गया। एक बार कांग्रेस से खटपट के चलते प्रणब दा ने अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि बाद में उनका कांग्रेस में विलय हो गया और प्रणब दा वापस कांग्रेस में लौट आए। साल 1995 में प्रणब मुखर्जी ने विदेश मंत्री के तौर पर कार्य किया, साथ ही वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बैकफुट पर चीन आ गया है। जो उसके सुर थे वो थोड़े नरम हो गए। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बैकफुट पर आया। LAC पर तनाव को लेकर चीन के विदेश मंत्री का बयान। चीन विवाद को बढ़ाएगा नहीं, वांग यी जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। सीमा निर्धारित नहीं होने से होती है समस्या, बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए चीन तैयार है। हालांकि ये तो हर बार होता है कि बातचीत से मामला सुलझाने की बात वो करते हैं, तनाव जो है वो खत्म करने का जिक्र करते हैं, लेकिन कई मीटिंग्स के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। लेकिन अब जो है बैकफुट पर चीन एक बार फिर से नजर आ रहा है और ये कह रहे हैं कि बातचीत से बात सुलझाने की, विवाद सुलझाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। भारतीय सेना की कार्रवाई जो है जिस तरह से कल हुई और उसके बाद से थोड़े नरम तेवर हुए हैं। और शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो नरमी है क्या भरोसे के लायक है? देखिए, कहीं ना कहीं जो चाइना के विदेश मंत्री का बयान है वो एक तरफ नरमी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि अगर भारत के साथ बातचीत का अगर प्लेटफॉर्म है तो भारत से बातचीत के जरिए विवाद हल करना चाहता है चीन। और वही उन्होंने ये भी कहा है कि LAC जो है वो दोनों देशों के बीच निर्धारित नहीं है, वो तय नहीं है, इसलिए इस तरह की समस्या आए दिन आती रहती है। और महत्वपूर्ण बात ये कि चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन अपनी तरफ से विवाद को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि पिछले लगभग 3 महीने से चीन फिर उन इलाकों में क्यों बैठा हुआ है जहां पर पहले भारतीय
फौज, भारतीय सेना जहां पर पहले पेट्रोलिंग करती थी, अब नहीं कर पा रही है। लेकिन कल जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, साउदर्न साइड जो पैंगोंग लेक का है, वहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने पहले ही कदम उठाकर उसको विफल कर दिया। तो ऐसे में चीन के बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीन जो कहता है वो करता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस कल की डेवलपमेंट के बाद अब चीन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपना पक्ष बदल रहा है और वो कह रहा है कि बातचीत की मेज पर आइए और इस विवाद को हल करते हैं। लेकिन हालांकि बता दें कि कल भी ब्रिगेड कमांडर लेवल पर चर्चा हुई थी और माना जा रहा है कि आज भी इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अब चीन का आगे क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह का रवैया रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता जिस तरह की फितरत रही है चीन की। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी।